गुड इवनिंग। आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में क्या परिवर्तन होता है, इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक माध्यम है हवा और दूसरा माध्यम है पानी। जब एक किरण यहाँ पे आपतित होती है, ठीक है, ये आपतित होती है, आपतित होने के बाद जब फाइनली ये अपवर्तित होती है तो इसके बीच में क्या अंतर आता है, उसी को हमको यहाँ पे जानना है। देखिए, सबसे पहले ये किरण इस तरीके से आई है, आने के बाद ये जो है सीधे ना आके थोड़ी से तिरछा हो जाती है, ठीक है, थोड़ी से टेढ़ी होती है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। अपवर्तन में हमको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि ये अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये है आपतित किरण। जब भी आपतित किरण जो है विरल माध्यम से, मतलब जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ से सघन माध्यम में जाएगी, मतलब जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जबकि अगर इसके अपोजिट होगा, सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो अपवर्तित किरण क्या होगी, थोड़ी से दूर हो जाएगी। अपवर्तित किरण क्या होगी, माध्यम से थोड़ा दूर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपतित किरण है और ये है अपवर्तित किरण। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अविलंब से दूर जा रही है, ये अविलंब से दूर जा रही है, मतलब जो एंगल यहाँ पे था उसकी तुलना में यहाँ पे एंगल ज़्यादा हो गया। जबकि पहले वाले केस में जब विरल माध्यम में थी, सीधे सीधे ये याद रखना है, सघन में है तो पास में रहेगा और विरल में है तो दूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सेम है, एक कोण आई होता है और एक कोण आर होता है। जो कोण आई होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जो कोण आर होता है उसे बोलते हैं अपवर्तित कोण, ठीक है। एक होता है आपतन कोण और एक होता है अपवर्तन कोण, ठीक है। तो डायग्राम से देख के हम भली भांति समझ सकते हैं। जब हम विरल माध्यम में हैं तो दूर होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई की वैल्यू ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, आर की तुलना में। इसी के अपोजिट अगर हम सघन से विरल में जाएंगे तो सघन में, ध्यान करिए, सघन में वैल्यू कम होती है, विरल में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का मान ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला वाला केस है विरल से सघन में। सोचिए, सघन में जा रही है तो आर का मान कम होगा, विरल में जा रही है तो आर का मान ज़्यादा होगा। परावर्तन में जबकि क्या होता था, आई और आर बराबर होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलते हैं कम डेंसिटी वाले माध्यम से ज़्यादा डेंसिटी वाले माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी चाल परावर्तित होगी। भाई ज़्यादा सघन माध्यम में उसको जाने में कठिनाई होगी तो उसकी चाल परिवर्तित होगी। लेकिन ना तो आवृत्ति बदलती है और ना ही उसका रंग बदलता है। ना तो आवृत्ति बदलती है और ना ही उसका रंग बदलता है। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। V इक्वल टू F इंटू लैम्डा, ठीक है। F यहाँ पे है, आवृत्ति होती है, और लैम्डा क्या होती है, तरंगदैर्ध्य होती है, ठीक है। तो विरल से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है, आपतन कोण बड़ा होता है, कोण आई बड़ा होता है, और परावर्तन
भाई सिंपल सी चीज़ है, जो विरल में होगा वो बड़ा होगा। विरल में आर है तो आर की वैल्यू बड़ा, विरल में आई है तो आई की वैल्यू कम। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम घनी जगह में जाएंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं रोड वगैरह में जाते हैं, जब मार्केट में भीड़ ज़्यादा होने के कारण हमको गति कम करनी पड़ती है। उसी तरीके से ज़्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह में जाते हैं तो हमको अपनी गति क्या होनी, अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरी बात हमको ये भी समझना है कि जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जानते हैं तो सघन में गया तो कोण आई बड़ा था, बाद में छोटा हो जाएगा। प्रकाश की चाल कमेगी, जैसे कि भीड़ में जाएंगे तो आपकी चाल कमती है। तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य भी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती तो भी बदलेगा, लैम्डा साथ में बदलेगा। इसी का सेम अपोजिट कहाँ पे होता है, सघन माध्यम में। सघन माध्यम में क्या होता है कि अब देखिए, सघन माध्यम से विरल में जा रहा है तो सघन में ज़्यादा होता है कि विरल में ज़्यादा होगा तो कोण आर का मान बड़ा होगा। जो भी विरल में होगा उसका मान बड़ा होगा, चाहे आई चाहे आर। ठीक है। अब जब हम भीड़ से बाहर निकलते हैं तो हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, उसी प्रकार चाल में भी वृद्धि हो जाएगी और तरंग दैर्घ्य भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। आवृत्ति हमेशा फिक्स रहती है, बदलता क्या है, या तो चाल बदलेगी या तो तरंग दैर्घ्य, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि प्रकाश की चाल किस जगह पे सबसे ज़्यादा होती है। अब सोचो आप, जहाँ पे सबसे कम रुकावट होगी उसको निर्वात कहते हैं और जहाँ सबसे कम रुकावट होगी उसको निर्वात कहते हैं। और जब रुकावट कम होगी तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में होती है, फिर तरल में होती है और फिर ठोस में होती है। प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसकी चाल का पता पत्ता रोमर ने लगाया था। ठीक है। अच्छा, किन किन माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। रॉक साल्ट में कितनी होती है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नाइलॉन में भी इतनी होती है, तारपीन के तेल में भी इतनी होती है। ठीक है। तारपीन के तेल में, कांच में और जल में। तो जल का ध्यान आपको रखना है कि निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में होती है 3 × 10⁸। यही प्रकाश की चाल भी होती है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, कभी कभी इसको 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के नाम से भी बोल दिया जाता है। ठीक है। अब अपवर्तन के नियम, इसको पढ़ेंगे हम कल की क्लास। धन्यवाद।